अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैंने पिछले जो व्लॉग कुछ अपलोड किए हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से, आपने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया। तो मैंने फिर इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू रखा हुआ है और आपके लिए जो है वो अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेसेस के जो व्लॉग्स हैं वो लेके आ रहा हूँ। तो आज भी इसी सिलसिले में मैं इस्लामाबाद के अंदर एक किले को विज़िट करने जा रहा हूँ। किले का नाम है फरवाला किला। ये पाकिस्तान के अंदर गखड़ों की पहली और आखिरी निशानी है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसे बड़ी निशानी है तो ये भी गलत ना होगा। फरवाला किला जो है ये तकरीबन 450 कनाल पर फैला हुआ है, और मैंने जितने भी इस किले के हवाले से व्लॉग देखे हैं इंटरनेट पे आज तक, बहुत कम लोगों ने इस किले को जो है वो एक्सप्लोर किया है। हिस्ट्री बताते हैं लोग, लेकिन चूँकि किला बहुत बड़ा है, दुश्वार गुजार पहाड़ियों पे बना हुआ है, बड़ी बड़ी ऊंची टेलों पे इसकी दीवारें हैं, तो लोग इसको मुकम्मल तौर पे नहीं दिखाते। लेकिन मैं आज इंशाल्लाह आपको मुकम्मल किला दिखाने जा रहा हूँ। व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर से हैं वो मुझे कहते हैं जी हमें हमारे आबाओ अजदाद का किला दिखाओ। वो मैं आपको व्लॉग के दरमियान में एंड पे बताऊंगा कि जम्मू वाले लोग क्यों हमें कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद का किला दिखाओ। तो अभी चलते हैं और इसका सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा जी, अगर इसके रास्ते की बात की जाए तो आपने जीटी रोड पे जो है इस्लामाबाद पहुंचना है, और इस्लामाबाद का जो टी चौक है वहाँ से इसका फासला किले का तकरीबन 22 से 24 किलोमीटर है। आपने जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है उस पर ट्रैवल करते हुए नेवल एनकरेज सोसाइटी के अंदर से गुज़रना है, और फिर इस सोसाइटी के बाद एक सिंगल रोड होगा। तो उस सिंगल रोड पे जो है आप ट्रैवल करके तकरीबन 40 से 50 मिनट में इस किले पर पहुंच जाएंगे। रोड बड़ा अच्छी हालत में है और रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी। आप हर किस्म की गाड़ी और बाइक के साथ यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बस ये आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि जब आप इस किले को विज़िट करने हैं तो आपने अपने साथ खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो साथ लेके आनी है। मैं फरवाला किला के पास पहुंच गया हूं। बाइक यहाँ पे मैंने पार्क कर दी है क्योंकि आगे दरिया बह रहा है और उसमें से बाइक जो है वो नहीं गुज़र सकेगी, क्योंकि कल काफ़ी बारिश हुई है और उससे दरिया का पानी जो है वो ज़्यादा हो गया है। ये जो दरिया बह रहा है ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, और इस दरिया के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। ये है जी दरियाए समा। ये बेसिकली मरी और पटियाला की पहाड़ियों से निकलता है और फिर रावलपिंडी से होता हुआ चकवाल और फिर मियाँ वाली से आगे जो है ये दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। तो अभी तो सर्दियां हैं, मार्च का महीना है, काफ़ी कम पानी है। जब जून जुलाई में बारिशें होती हैं तो यहाँ पे पानी की सतह बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है और यहाँ से गुज़रना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रास्ता बना हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से मैं बाइक नहीं लेके जा रहा। तो अभी चलते हैं पैदल। वहाँ से मुकामी अफराद ने बताया मुझे एक रास्ता है, और फिर इस किले में जाते हैं, किला आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। पानी का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा है, हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ये एक मुकामी बंदा उधर से आ रहा है, तो अब मुझे इसको देख के थोड़ी हिम्मत हो सकती है कि मैं ये पानी क्रॉस कर जाऊँ, वरना तो पहले तो मुझे मुश्किल लग रहा था। ये किले का रास्ता जा रहा है, अब आया हुआ हूँ इतनी दूर, तो इंशाल्लाह देख के ही जाएंगे। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके इस पानी में कूदते हैं। जाना तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगा, डर भी लग रहा है, लेकिन दो मुकामी बंदे आए हैं, उन्होंने कहा जी आप अगर आराम आराम से पत्थरों के ऊपर से गुजरेंगे तो गुजर जाएंगे। आए वो पानी भी बहुत ठंडा है। मैंने आपको बताया ना ये मरी वाली साइड से आ रहा है पानी, तो बर्फ़ पिघलती है तो उसका पानी होता है, और शदीद किस्म का ठंडा है, थोड़ा भी ठंडा नहीं है। इसमें पत्थरों से फिसलने का भी खतरा होता है, फिसलन होती है पत्थरों पे ज़्यादा। पानी का बहाव भी तेज़ है इस वक्त। हाय हाय हाय, गुज़रते हुए वीडियो बनाना
बेवकूफ़ी वाला मुझे काम लग रहा था तो मैंने बंद कर दी। अभी पाँव इतने शदीद ठंडे हो गए हैं ठंडे पानी की वजह से कि मैं रुका हूँ तो फिर कैमरा ऑन किया। अब आधा रास्ता तो मैंने कर लिया, आधा रह गया। कैमरा दोबारा बंद करूँगा और फिर पार करके कैमरा ऑन करूँगा। कोशिश करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा हुआ है। बहुत मुश्किल हुई पार करते हुए, पाँव जो है पत्थरों से टकरा के जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं थोड़े से, और कपड़े भी भीग गए हैं, लेकिन शुक्र है कि पार हो ही गया तकरीबन। ये आखिरी रह गया, अब यहाँ से छलांग लगानी पड़ेगी। बचत हो गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, ये बहुत बड़ा मार्का था इस व्लॉग का जो मैंने पार कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, बड़ी मुश्किलों से मैं किले के दरवाज़े के पास पहुंच चुका हूं। इस किले की हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, इसमें कौन कौन सी जंगें हुई, किस किस ने फ़तह किया, कितने दरवाज़े हैं, इसमें क्या क्या तमीरात हैं, वो मैं आपको जाके अंदर किसी जगह पे खड़े होकर पहले हिस्ट्री बताता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इस किले में जो जो चीज़ें बाकी बच गई हैं वो दिखाता हूँ। मेरे पीछे भी एक आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इस दरवाज़े से अंदर एंटर होते हैं और फिर एक अच्छी सी जगह ढूंढ के तो वहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ बैठ के आपको इसकी बड़ी लंबी तकरीबन समझ लें कि 1000 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। तो वो जो रवायात कुछ चलती हुई यहाँ आ रही हैं, कोई तहरीरी मवाद है, जो कुछ मैंने रिसर्च किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका एक दरवाज़ा है। अब चूँकि इसके अंदर गाँव आबाद हो गया हुआ है तो लोग भी यहाँ पे रहते हैं, उनके जानवर भी हैं। ये देखने में शायद आपको ये इतना बड़ा दरवाज़ा ना लग रहा हो, लेकिन आप ये ज़हन में रखें, ये किला तकरीबन 90% तबाह हो गया हुआ है। किसने तबाह किया, क्यों तबाह किया, ये मैं अंदर चल के ही आपको बताता हूँ, किसी दूसरे दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अब ये देखें आके आपको जानवर नज़र आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पे हैं ये इनके यहाँ पे डेरे हैं, घर हैं। तो अब चलते हैं, किसी से कुछ पूछते भी हैं। तो अभी मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे एक बंदे को मैंने कॉल की है, किसी का कांटेक्ट नंबर मिला था, मैंने उसको बुलाया है क्योंकि किला है बहुत बड़ा। किले का रकबा 450 कनाल है। अच्छा जी, जो किला फरवाला है ये गखड़ों की सबसे बड़ी और आखिरी निशानी है जो कि पोटोहार के इलाके में मौजूद है। किला फरवाला जो है ये तकरीबन 1002 से 1008 के दरमियान बनना शुरू हुआ। इस किले को बनाने में दो नाम आते हैं। एक तो नाम आता है किए गोहर का और दूसरा नाम आता है गखड़ शाह का। कहते हैं जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और छछ के मुकाम पर सुल्तान की लड़ाई पृथ्वीराज के साथ हुई, तो सुल्तान के साथ इस लड़ाई में किए गोहर नामी एक शख्स भी शामिल था और उस शख्स ने काफ़ी कारनामे सारे अंजाम दिए। तो लड़ाई के बाद सुल्तान ने खुश होकर जो पोटोहार का इलाका है वो किए गोहर को इनाम में दे दिया। ये इलाका चकवाल में कलर कहार से लेके कश्मीर तक, इधर जेलम से लेके अटक तक और कोहस्तान और हज़ारा के कुछ इलाके भी इस पोटोहार के इलाके में शामिल थे। और यहाँ से गखड़ू की हुकूमत और गखड़ू की जो बादशाहत है उसका आगाज़ होता है और वो 750 साल तक फिर इस खित्ते पर जो है वो राज करते हैं। कहते हैं कि ये किला इतना बड़ा था कि हर वक्त इस किले में जो है वो 500 मुसल्लह फ़ौजी, 50 हाथी और तकरीबन 100 घोड़े जो हैं वो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते थे। और इस किले की जो वुसअत है ये इसका अंदाज़ा आपको मेरे जो ड्रोन के नज़ारे हैं, ड्रोन शूट्स हैं, उससे भी हो रहा होगा। ये तकरीबन 450 कनाल पर मुहित किला है और इसमें 6 बड़े दरवाज़े बनाए गए थे, जिसमें हाथी दरवाज़ा, बेगम दरवाज़ा, किला दरवाज़ा, बाग दरवाज़ा, लश्करी दरवाज़ा और अभी मैं जिस दरवाज़े के सामने खड़ा हूँ ज़ियारत दरवाज़ा। ये 6 दरवाज़े थे। इनमें से तकरीबन 5 दरवाज़े जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं 1000 साल गुजरने के बावजूद भी, जबकि एक दरवाज़ा जो किला दरवाज़ा है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। इसमें
जो हाथी दरवाज़ा है, इस दरवाज़े को जो है वो मरकज़ी दरवाज़ा कहा जाता था और अभी भी ये मरकज़ी दरवाज़ा है और ये आगे चल के मैं आपको दिखाता भी हूँ। इस जगह पर किले के अंदर बहुत बड़ा ये बोड़ का एक दरख्त है जो कि बहुत ज़्यादा फैल चुका है। बेसिकली ये होता ये है कि ये इसकी जड़ें ऊपर से भी लटक जाती हैं और वो दोबारा आके ज़मीन के अंदर पेवस्त होके तो वहाँ से भी दरख्त निकल आते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ कब्रें वगैरह भी बनी हुई हैं, मज़ारात हैं। इसको तारीख़ में बताया गया है, ऐसा आता है कि ये चिल्लागाह के तौर पे ये जगह इस्तेमाल होती थी। अच्छा जी, ये जो ज़ियारत गाह है यहाँ पे कुछ कब्रें बहुत पुरानी हैं, ये आपको इनकी बनावट से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसके ऊपर ये कुछ लिखा भी हुआ है, ये फ़ारसी ज़बान है या किसी दूसरी ज़ुबान में, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। ये कुछ 3-4 पत्थर टूटे हुए उन्होंने जोड़ के रखे हुए हैं और इस कब्र की बनावट भी बता रही है कि ये पुरानी है। अच्छा जी, इस वक्त मैं किले की जो सबसे ऊंची जगह है उसकी तरफ हाइकिंग कर रहा हूँ। ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ और ये पहाड़ के टॉप पे ये देखें किले की बैरूनी दीवार बनाई गई थी, ये वाली। और इस दीवार के अंदर वो नीचे पहले मैं आपको एक ज़ियारत दरवाज़ा दिखा चुका हूँ। ये देखें दीवार की मोटाई भी देखें, कम से कम 10 से 12 फुट चौड़ी ये दीवार है। देखें जी, मैं मज़ीद यहाँ पे ऊंचाई की तरफ जा रहा हूँ। ये इस किले के एक दीवार बैरूनी सबसे ऊंची जगह किले की एक ये है। अच्छा जी, किले की ये जो मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ इसके अंदर ये कमरा बना हुआ है, यहाँ से ये जाने का रास्ता है। सामने आपको ताक बना हुआ नज़र आ रहा है और इसी के पीछे एक दूसरा भी कमरा है बिल्कुल इसी तरह का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका छत भी आपको नज़र आ रहा है और ये बेसिकली मोर्चे हैं जो कि सिपाहियों के लिए होते थे। अच्छा जी, आपको ये दीवार नज़र आ रही है, वो नीचे में स्टार्ट हुआ था ज़ियारत गेट से और साथ साथ आपको ये दिखाता आ रहा हूँ। ये दीवार रास्ते से काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, यहाँ पे आके फिर कुछ ठीक हालत में है। किंगरे भी आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं और ये इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और यहाँ से ये नीचे देखें आपकी ये खाई है, ढलवान है, नीचे तक जो गांव बसा हुआ है उस तक ये जाती है। किले की जो हदूद है वो उससे आगे भी ये जो सामने चोटी नज़र आ रही है इसकी दूसरी साइड पे फैली हुई है। अभी उधर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल छोटी सी और बची भी बहुत कम है। इनके साथ हम दीवार के ऊपर जाते हैं। व्लॉग थोड़ा लंबा होगा लेकिन मज़े का होगा। हिस्ट्री भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ और साथ साथ मैं ये आपको सीन भी दिखाता जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये दीवार आ रही है और ये हम सीढ़ियाँ चढ़ के तो ऊपर जा रहे हैं। और व्लॉग के एंड पे मैं आपको बताऊंगा गखड़ कौम की भी तारीख कि गखड़ लोग कहाँ से आए, कहाँ पे आके आबाद हुए, अब ये गखड़ कहाँ चले गए, नज़र क्यों नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस व्लॉग के आखिरी हिस्से में होगा यही व्लॉग, लेकिन व्लॉग के एंड पे बताऊंगा। ये देखें जी, यहाँ पे सिपाही खड़े होते थे, ये किंगरे बने हुए हैं, इनमें से ये सुराह हैं तीर बरसाने के लिए और जंग करने के लिए। इस किले की ये बैक साइड है, ये इसका एंड है किले का, ये वाला। पीछे भी दूर दूर तक पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। इस साइड से भी घोड़ों के साथ और हाथियों के साथ हमला करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता था। ये सबसे ऊंची जगह है किले की और इधर से पूरा एक हिसाब से पोटोहार का ना पूरा मैदान नज़र आता है। सूरज की वजह से शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये दूर दूर तक पोटोहार का सारा इलाका फैला हुआ है और इधर से नज़र रखना और चेक करना आसान होता होगा। इस पॉइंट पे खड़े होके सारा किला नज़र आता है, इसकी सारी ये दीवार भी नज़र आती है, ये सारी यहाँ पे ये ज़्यादातर दीवार का हिस्सा टूट गया हुआ है और ये सारा किले का ही हिस्सा है फैला हुआ। वो वहाँ तक आगे तक जो है ना दीवार जा रही है और फिर ये साथ साथ चलते 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 ये सारा किले की यहाँ से जितना भी हदूद हरबा है यहाँ से नज़र आता है।
अच्छा जी, ये निज़ाम देखें, दीवार के साथ ही आपको सीढ़ियाँ जाती हुई ऊपर नज़र आ रही हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 1000 साल होने को है इस किले को बने हुए, और अभी भी ये अपनी अज़मत जो है उसको बरकरार रखे हुए है। और इतने ज़लज़ले, सैलाब, बारिशें, वक़्त की नज़र हो गया किला, लेकिन उसके बावजूद इसने अपनी बुनियादें जो है ना वो नहीं छोड़ी अभी तक। बुनियादें मज़बूत हों तो इंसान भी जो है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। तो वहाँ पे एक सामने दरवाज़ा भी है, वो भी नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी दीवार ही साथ साथ चल रही है। अभी हम नीचे की जानब जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा मुश्किल है यहाँ से उतरना, इस स्टीप ढलवान है, यहाँ से उतरना थोड़ा मुश्किल है। मैर भाई मैनू फड़ना अजे थोड़ा इधरों। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ये सारी जी अभी मैं किले की हदूद से बाहर निकल आया हूँ, और ये किले का एंड है। बाहर इसलिए आया हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये किला कितनी आलीशान इमारत है किले की, और ये कैसे आज भी हज़ारों साल गुज़रने के बावजूद, सदियां गुज़रने के बावजूद आज तक भी अपनी बुनियादें लिए खड़ा है। अभी मैं बाहर आने का एक और भी मकसद है, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, बाग दरवाज़ा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो आपको दिखाना है। ये साथ साथ सारी इसकी दीवार चल रही है। देखें कि उस ज़माने में जब आज की जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कितने एकड़्स पे ये किला फैला हुआ है, और दीवार हर जगह पे है बनी हुई इसकी। अभी रास्ता ढूंढते अंदर जाने का। मैंने सोचा आपको शक्ल भी दिखाता हूँ अपनी, और ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये एक बाहर आने वाला रास्ता है, या कमरा बनाया गया था बरूनी दीवार में। तारीख चूँकि हमारे मुसलमानों के पास नहीं है, तहरीरी रिटन फॉर्म में कुछ नहीं है, रवायात चलती आ रही हैं, ज़ुबानी कलामी चीज़ें हैं जो, और जो ज़ुबानी कलामी चीज़ें आती हैं वो बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे भी एक कमरा, एक रास्ता था बरूनी दीवार में। मैंने कहा आपको दिखाते हैं। ये बुर्ज बना हुआ है कोनों पे। किले जहाँ भी बनाए गए पंजाब के अंदर, तो कोनों पे बुर्ज ज़रूर बनाए जाते थे, हिफाजत के लिए, निगरानी के लिए, जंगी हालात के लिए। तो यहाँ भी हर कोने पे बुर्ज काफ़ी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जितना बड़ा किला है, इसकी ज़ाहिर बात है हर वक्त हिफाजत भी होती थी, चौकीदारी भी होती थी। तो एक वक्त में कहीं सैकड़ों जो हैं वो चौकीदार और मुहाफ़िज़ इसकी हिफाजत करते होंगे। ये इसकी बैरूनी फसील के ऊपर बैठ के दिन रात हिफाजत होती होगी। अभी हम बाहर हैं, किले के बाहर वाली साइड से मैं कैप्चर कर रहा हूँ। आगे एक दरवाज़ा है किले का, बाग दरवाज़ा, उधर से हम इंशाल्लाह अंदर एंटर होते हैं। ये जी इस तरह के रास्तों से, और ये कोई थोड़ा सा रास्ता नहीं आपको दिखाने के लिए। जब से किला मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से मैं इन्हीं रास्तों पे चल रहा हूँ। पाँव पे चोटें आई हैं मुझे, और टांगों पे भी चोटें आई हैं। तो इतना आसान नहीं होता ये ट्रैवल ब्लॉग दिखाना और बनाना, और स्पेशली इस तरह की हिस्टोरिकल जगह दिखाना जो कि इतने चट्टानी रास्तों पे बनी हुई हैं। तो मैं आपको क्या बताऊँ, कांटे हैं, जानवरों का खौफ है, कोई जहरीला जानवर ना हो। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ गाइड हैं उमैर भाई, मैं उनके साथ चल रहा हूँ, तो जिस वजह से मुझे इतना खतरा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मुश्किल बहुत ज़्यादा है जी। अब ये उमैर भाई आगे लगेंगे, वही मुझे रास्ता दिखाएंगे। अच्छा जी, आगे ये दोबारा से दीवार शुरू हो गई है, और ये मैं किले की बिल्कुल महालफ सिमत में आ गया हूँ 180 डिग्री घूम के। और इस साइड पे भी देखे ये नाला गुजर है और खाई है। जो मैंने स्टार्ट में बताया था ना, ये किला दफाई लिहाज से नाकाबिले तस्हीर है। तो यही वजह है कि इसके चारों साइडों पे जो है ना वो खाइयाँ और नाले और दरिया हैं। और यहाँ से पैदल हमला करना हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ, तलवारों के साथ बहुत मुश्किल था। तो लेकिन यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि पहले 1519 में बाबर ने इसको फ़तह किया। और बाबर ने क्यों फ़तह किया इसको, एक वक़्त आया था कि यहाँ पे 2 भाई थे, तातार खान और एक हाथी खान। तो वो मुश्तरका हुकूमत करते थे पोटोहार के इलाके में। तातार खान के पास ये फरवाला का किला था, और हाथी खान के साथ क्या था के पास कोहस्तान और हज़ारा का इलाका था। तो हाथी खान ने लालच में आके
जो है वो ततार खान को कत्ल करवा दिया और उसके बाद उसने इस किले पे कब्ज़ा कर लिया हाथी खान ने। फिर हुआ कुछ यूँ कि लोगों ने शिकायत की, उस वक़्त मुग़लों का भी दौर शुरू हो चुका था। पहला मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी हुकूमत कर रहा था, तो लोगों ने उसको शिकायत की। तो उसने फिर उन लोगों की शिकायत सुन के तो इस किले पे हमला किया और इसको फ़तह किया। बड़ा मुश्किल था, लेकिन कैसे फ़तह हुआ, कौन सी जंगी टेक्निक अपनाई गई, ये किसी को नहीं पता। फिर वो पकड़ा गया हाथी खान, लेकिन उसने क्या किया, बाबर खान ने ज़हीरुद्दीन बाबर से माफ़ी की दरख्वास्त की। ज़हीरुद्दीन बाबर ने ना सिर्फ वो दरख्वास्त कबूल कर ली, बल्कि यहाँ से मुग़लों की और ये जो गखड़ हैं इनकी लाजवाल दोस्ती स्टार्ट हुई, जो आखिर तक जो है वो साथ रही। और फिर यहाँ पे बाबर ने ततार खान, जिसको कत्ल करवा दिया था हाथी खान ने, उसकी याद में एक ततार महल भी बनाया था, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। और फिर तारीख़ देखें, तारीख़ क्या करती है, जो हाथी खान की बीवी थी उसने हाथी खान को जहर दे दिया और हाथी खान भी मर गया। और फिर उसके आगे इनके जो बेटे हैं उनकी हुकूमतें आईं। उनकी हुकूमतों में क्या क्या वाक़यात आए वो मैं आपको हाथी दरवाज़े के पास पहुंच के बताता हूं, क्योंकि अभी रास्ता बहुत मुश्किल है और मेरे पाँव और टांगे जो है ना वो कांटे लग लग के ना ज़ख्मी हो चुके हैं और मुझे जलन हो रही है और ये ऊपर सारी दीवार चल रही है। अच्छा जी, इस साइड से मैं आ रहा हूँ और ये देखें यहाँ पे अब ये रास्ता बना हुआ, रैंप बना हुआ नज़र आ रहा है। इधर से हाथी जो हैं वो किले के अंदर दाखिल होते थे इस दरवाज़े के अंदर से, और ये अपने कदों कदामत से भी पता चल रहा है कि ये हाथी दरवाज़ा है, सबसे बड़ा दरवाज़ा है और ये असली हालत में काफ़ी अच्छी हालत में है। और इधर से हाथी अंदर जाते थे, इस वजह से इसको हाथी दरवाज़ा कहते हैं। अभी दरवाजे के पास जाके इसका एक तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और दूसरा तारीख़ भी जो मैं बता रहा हूँ कि जब वो कत्ल हो गया ततार खान और फिर हाथी खान को उसकी बीवी ने जहर दे दिया, तो उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं इस दरवाजे के पास खड़े होकर आपको तारीख़ सुनाता हूँ। ये जी दरवाजे के बिल्कुल करीब मैं पहुँच गया हूँ और एक दो वीडियो में ये मैं दरवाज़ा देखा है, लोगों ने इस दरवाज़े को दिखाया है, क्योंकि किले के अंदर से इस दरवाज़े तक पहुँचना आसान है, बाहर से पहुँचना बहुत मुश्किल है। ये इस दरवाज़े के नीचे ये कमरा बना हुआ है और ये इसके ऊपर देखें दो फूल बने हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको। और इस साइड पे भी ये कमरा है दरवाज़े के नीचे और इधर भी दो फूल बने हुए हैं। और सबसे खूबसूरत दरवाज़ा इस किले का यही है। मैं कि अब किले के अंदर आ गया हूँ जी घूम के, बाहर से इधर से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी कितना आलीशान ये जो है हाथी दरवाज़ा है। हाथी दरवाजे की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 26 फुट और चौड़ाई 14 फुट है और इसके साथ जो दीवार बनी हुई थी जो गिर चुकी है काफ़ी हद तक, वो 10 फुट चौड़ी थी। अच्छा जी, हिस्ट्री दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। जब हाथी खान की बीवी ने उसको जहर दे के मार दिया, तो फिर जो ततार खान के बेटे थे उनमें से एक था सारंग खान, जो कि गखड़ू का एक बहादुर सुल्तान गुजरा है। उसने हुकूमत संभाली और उसका साथ एक भाई था आदम खान और सारंग खान जो हैं ये मुग़लों के बड़े वफ़ादार थे, उनके दोस्त थे। हुआ कुछ यूँ कि जो आदम खान था उसने पानीपत की लड़ाई में हिस्सा लिया अकबर के साथ, और बाद में जो है ये जो सारंग खान था ये हुमायूं का बड़ा दोस्त था, जो दूसरा मुग़ल बादशाह था। और हुमायूं को जब 1539 और फिर दूसरी दफ़ा 1540 में शेरशाह सूरी जो था उससे शिकस्त हुई, तो हुमायूं भाग के चला गया अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान उसने छोड़ दिया। तो उस दौरान जो ये सारंग खान था, जो गखड़ कबीले का तब सरबराह था, सुल्तान था, इसने हुमायूं की जो हमायत है वो जारी रखी और अपने कबीले से मशवरा करके हुमायूं के साथ अपना जो दोस्ती का तलक है उसे निभाता रहा। और ये बात शेरशाह सूरी को पसंद ना आई, उसने फिर गखड़ू से लड़ाई के लिए
जेलम में रोहतास के मुकाम पे एक रोहतास किला बनाया जो कि आज भी मौजूद है। उस किले का अगर व्लॉग आप देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक इसका आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप देख सकते हैं। बहरहाल शेर शाह सूरी जो है उसने एक दो दफ़ा हमला किया गखड़ू पे, लेकिन गखड़ू ने डट के मुकाबला किया और शेर शाह सूरी जो है वो गखड़ू को नहीं हरा सका। और उसके बाद शेर शाह सूरी का इंतकाल हो गया। फिर उसका बेटा जो सलीम था वो जब बरसर इक़्तिदार आया तो उसने हमला किया और रवात के मकाम पर एक किला है रवात किला, वहाँ पे गखड़ू का जो सुल्तान है सारंग खान, उसकी लड़ाई फिर शेर शाह सूरी के बेटे सलीम से हुई और वहाँ पे बड़ी बहादुरी से लड़े गखर। और उसी किले के अंदर जो सारंग खान के तकरीबन 16 बेटे जो हैं उनको वहाँ पे कत्ल किया गया और सारंग खान को ज़ख्मी हालत में सलीम के साथियों ने जो है सिपाहियों ने गिरफ़्तार किया और उसको इतना मारा कि उसकी खाल तक जो है वो खींच दी और उसकी डेथ हो गई। रवात किले का भी अगर आप व्लॉग देखना चाहते हैं और उन बहादुर बाप बेटू की कब्रें देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप रवात किले वाला मेरा व्लॉग देख सकते हैं। उसके बाद जब सारंग खान जो है वो उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद आदम खान और सारंग खान के जो बेटे थे, मतलब ये दो भाई थे सारंग खान और आदम खान, तो इनके बेटों की जो है वो आपस में लड़ाई किसी वजह से शुरू हो गई। एक बड़ा अजीब सा वाक़या आता है तारीख़ में कि सारंग खान के बेटे जो हैं वो आदम खान के बेटे की वाइफ के ऊपर जो है ना उसकी वो दिल आ गया और उससे लड़ाई हुई और एक दूसरे को उन्होंने कत्ल भी कर दिया। और उसके बाद फिर बाबर इस लड़ाई में आया और बाबर ने इनकी सुलह करवाई। तो ये अभी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। अभी मैं मज़ीद नेक्स्ट दरवाज़े की तरफ चलता हूँ, बेगम दरवाज़े की तरफ, वहाँ पे जाके अगली स्टोरी, अगली कहानी जो कि रवायात और इनमें से कुछ चीज़ें तहरीरी भी मौजूद हैं, तो वो मैं वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हाथी दरवाज़ा देखने के बाद मैं दोबारा से किले से बाहर निकल आया हूँ, बेगम दरवाज़े की तरफ जा रहा हूँ। ये बरूनी दीवार मैं करीब से दिखा रहा हूँ, देखें इसमें सिर्फ चूना और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ये चट्टानों के ऊपर दीवारें बनी हुई हैं और ये साथ गहरी खाइयाँ हैं ये वाली। मैंने कहा दीवार की मैं आपको वो भी दिखाऊं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये चूने का पत्थर आपको चूना नज़र आ रहा है और साथ पत्थर नज़र आ रहा है और बनावट देखें और मजबूती देखें कि सदियां गुजर जाने के बावजूद ये किला खड़ा है। ये देखें नीचे से बुनियादें मिट्टी निकल के गिरती रही है, लेकिन ये किला और इसकी आलीशान दीवारें आज भी खड़ी हैं। देखें जी, मैं जहाँ से एंटर हुआ था किले के इस गेट से ये नज़र आपको आ रहा है और घूम फिर के किले के बाहर से अंदर से सारा कुछ दिखा के दोबारा मैं उस गेट के पास आ गया हूँ। अब लास्ट 2 गेट आपको दिखाने हैं मैंने। अच्छा जी, ये गेट मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये बताऊँगा इस गेट का नाम लश्करी दरवाज़ा है और इधर से आगे मैं अंदर जाके आपको दिखा चुका हूँ। अभी हम किले की दीवार के साथ साथ चल के दरियाए जो सवां है उसके किनारे जो है आखिरी दरवाज़ा जो कि बेगम दरवाज़ा है उसको देखते हैं। इधर से रास्ता है, अंदर से जाना पड़ेगा। चलो, कहते हैं जी बाहर से रास्ता नहीं, अंदर से चलते हैं। अब हम दरियाए सवां के साथ साथ और किले के बाहर चलते हुए बेगम दरवाज़े के सामने आ गए हैं जी। ये साथ साथ रास्ता बना हुआ है, कोशिश करते हैं जितना करीब जा सकें वहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये मकामी अफराद ने अपने घर और हवेलियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। हम करीब चलते हैं और फिर वहाँ पे खड़े होकर आपको बकिया हिस्ट्री सुनाते हैं। और फिर यहाँ पे सामने, अच्छा ये इस बेगम दरवाज़े को दिखाने के बाद व्लॉग ख़त्म नहीं होगा। हाँ, वो देखें, वो सामने मकबरा है और एक वो सामने वहाँ पे मस्जिद छुपी हुई है दरिया के दूसरे किनारे, वहाँ पे जाके वो दिखाऊंगा और वहाँ पे व्लॉग ख़त्म करूँगा। और ये जो मकबरा और मस्जिद है ना, मैंने जितने भी किला फरवाला के व्लॉग देखे हैं उसमें ना तो किसी ने ये मकबरा दिखाया, ना जिक्र किया और ना उस मस्जिद का। तो वहाँ पे चलते हैं। अच्छा जी, बेगम दरवाज़े के सामने खड़े होके
मैं तारीख़ को कंटिन्यू करता हूँ कि जब आदम खान और सारंग खान के बेटों की लड़ाई हुई और मुग़ल बादशाह ने उनकी सुलह करवाई, तो उसके बाद मुग़लों की और गखड़ों की ये दोस्ती चलती रही। इन्होंने आपस में शादियाँ भी की, जैसे कि सुल्तान सारंग खान की पोती की शादी जो जहांगीर बादशाह था मुग़ल, उसके साथ हुई। और अब मैं यहाँ से आपको ले आता हूँ 1739 में, जब गखड़ कबीले का आखिरी सुल्तान मुकर्रब खान सुल्तान बना और उसने पहले जो है अफ़गानियों को भी शिकस्त दी और फिर ये अपना जो इक़्तिदार है ये जेलम से आगे गुजरात तक ले गया। इसने गुजरात पर भी कब्ज़ा कर लिया और फिर उसके साथ सिखों का दौर भी शुरू हो चुका था पंजाब के अंदर। तो रंजीत सिंह जो सिखों के अंदर सबसे मशहूर सुल्तान आया है, उससे पहले एक इनका सुल्तान था सिखों का, उसका नाम था गुज्जर सिंह बंगी। उसने जो है वो इस मुकर्रब खान से, जो कि आखिरी सुल्तान था गखड़ कबीले का, उससे लड़ाई की गुजरात के मकाम पे, बल्कि गुजरात से भी कहते हैं थोड़ा आगे निकल के मुकर्रब खान ने उससे लड़ाई की, लेकिन मुकर्रब खान को उसमें शिकस्त हुई। कुछ लोग कहते हैं कि मुकर्रब खान वहीं पे मर गया और कुछ कहते हैं कि वो वहाँ से वापस जेल में आ गया और जेल में आके छुप गया, लेकिन मुकर्रब खान के अपने ही कबीले के कुछ लोगों ने मुखबरी करवा के उसको मरवा दिया। यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से गखड़ों का ज़वाल शुरू होता है। जो गुज्जर सिंह बंगी था सिखों का सुल्तान, उसने वहीं तक ये बात ख़त्म नहीं की, बल्कि वो इसके पीछे पीछे जो है ना मुकर्रब खान के यहाँ पे किला फरवाला तक आ गया। जब मुकर्रब खान की मौत की खबर फैली तो उसके दो बड़े बेटों ने किला फरवाला पे कब्ज़ा कर लिया और दो छोटे बेटों ने एक किला था इनका गखड़ों का, दान गली किला, जो कि रावलपिंडी की तहसील कलर सईदा में है, वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तो कहते हैं कि जो वो गुज्जर सिंह बंगी था वो इस फरवाला किला में आया, यहाँ पे आके उसने इस किला को आग लगा दी और उसने बहुत सारे गखड़ कत्ल करवा दिए। कहते हैं कि उसने उस ज़माने में एक गखड़ के सर की कीमत 1 रुपया मुकर्रर की थी कि जो एक गखड़ को मारेगा उसको 1 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से हज़ारों की तादाद में गखड़ जो हैं वो मारे गए। कुछ गखड़ जो हैं वो जम्मू चले गए या उनको ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर भेज दिया गया, जो आजकल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो जम्मू से अक्सर मुझे लोग कहते थे कि यार आप हमें हमारा किला दिखाओ, फरवाला किला। तो ये उनकी ख्वाहिश भी मैंने पूरी की। और फिर इसके बाद जब मुकर्रब खान मर गया तो उसके बाद गखड़ों का जो ज़वाल है वो शुरू हो गया और बहुत सारे गखड़ जो हैं उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को गखड़ कहलवाना बंद कर दिया और वो राजे और कियानी कहलवाने लगे। ये तारीख़ कहती है, इसमें सच्चाई कितनी है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो तहरीरी मवाद है और जो रवायात चली आ रही हैं उनके मुताबिक जो कुछ मुझे मालूमात दस्तयाब थी वो मैंने बताई। अब हम चलते हैं इधर पीछे दरिया की दूसरी साइड पे, वहाँ पे मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ माई कमरू की, और 3 कब्रें भी दिखाता हूँ जो गालिब इम्कान किया जाता है कि ये मुकर्रब खान और उसके 2 बड़े बेटों की कब्रें हैं। तो चले आएँ उस तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये बेगम दरवाज़े के पास में आ ही गया। मैंने कहा कहीं मेरे दिल में हसरत ना रह जाए कि मैंने बेगम दरवाज़े को करीब से नहीं देखा। अब इसको बेगम दरवाज़ा क्यों कहते हैं, इसकी तो मैं सिर्फ क़ियास राय कर सकता हूँ कि शायद यहाँ से बेगमात आती होंगी इस दरवाज़े से किले के अंदर और इसी दरवाज़े से बाहर जाती होंगी, तो शायद इस वजह से इसको बेगम दरवाज़ा कहा जाता हो। बेगम दरवाज़ा जो है उसके अंदर वाली ये जगह है, ये आपको नज़र आ रही, और ये भी काफ़ी बड़ा हाथी दरवाज़े की तरह बड़ा दरवाज़ा है और ये भी हाथी दरवाज़े की तरह आधा सलामत खड़ा है। इसको भी बहाल किया जा सकता है। और ये इसकी बरूनी दीवार थी, यहाँ पे कुछ गिर चुकी है, कुछ ये बची हुई है। दूसरा गालिब इम्कान या क्या सराई मैं ये कर सकता हूँ कि बेगमात शायद इस दरवाज़े से बाहर आके दरिया का नज़ारा लेती होंगी और यहाँ से बैठ के गुज़रता हुआ दरियाए सवान, जिसकी दरियाए सवान की हिस्ट्री भी हज़ारों साल पुरानी कबल मसीह तक जाती है, तो उसका नज़ारा शायद बेगमात लेती हूँ। तो इस वजह से इस दरवाज़े को बेगम दरवाज़ा शायद कहा जाता हो। अच्छा जी, वो सामने बेगम दरवाज़ा है और ये साथ साथ दीवार आ रही थी, वो रास्ते में एक बुर्ज नज़र आ रहा है,
यहाँ पे एक छोटा सा ये दरवाज़ा है। ये बड़ा दरवाज़ा तो नहीं हो सकता। किले के 6 दरवाजे मैंने आपको शुरू में बताए थे, 5 उनमें से दिखा चुका हूँ, छठा दरवाज़ा नहीं है जिसको किला दरवाज़ा कहते हैं। ये शायद यहाँ पे तातार महल था जो कि उसने बाबर ने तातार की याद में बनवाया था, शायद ये उसका दरवाज़ा हो, लेकिन ये इसकी हिस्ट्री मालूम नहीं है। और ये दीवार साथ साथ आ रही है और ये एक कोने वाला बुर्ज है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये बुर्ज तकरीबन 70% गिर चुका है। और ये सामने ज़ियारत दरवाज़ा है जिधर से मैंने आज का व्लॉग शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद कोई एक का दुका टूरिस्ट या एक्सप्लोरर आते होंगे जो इस तरह किले को चारों साइड से देखते होंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुकम्मल किले को चार अतराफ से देखा है, तमाम दरवाज़े देखे हैं, तमाम जितनी जगह इस किले के अंदर बच चुकी हैं वो सारी देखी हैं। ये सामने वही ज़ियारत वाली जगह, वही बोर्ड वाला दरख्त नज़र आ रहा है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। अच्छा जी, गुज़रते वक्त के साथ मेरे लिए ये व्लॉग दिलचस्प से दिलचस्प होता जा रहा है और उम्मीद है तारीख़ में दिलचस्पी रखने वालों को भी मज़ा आ रहा होगा। अब मैं वो सामने किला तो देख आया हूँ, वो मैंने आपको दिखाया, दरिया पार करके मैं इस साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे भी एक कब्रिस्तान बना हुआ है, छोटी छोटी कब्रें हैं यहाँ पे। ये देखें, ये कुछ छोटी कब्रें हैं यहाँ पे, 1, ये 2, ये 3, उधर भी कब्रें हैं ये सारी, और इनके दरमियान में ये 3 बड़ी कब्रें हैं। ये देखें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। अब शायद किसी ज़माने में इसके ऊपर कोई कमरा होता हो, खुदाई कर रहे हैं सारे कदीमा वाले यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है। ये सामने भी एक बड़ी कब्र है, सूरज की रोशनी उस साइड से पड़ रही है तो आपको शायद सही तरीके से नज़र ना आ रहा हो, मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये उससे भी बड़ी कब्र है, ये अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। मैं महालफ सिमत में चलता हूँ, ये दूसरी कब्र है। और यहाँ पे फिर ये आगे तीसरी कब्र है, ये सबसे बड़ी है। ये इस पे भी देखें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये ऊपर जाने के लिए यहाँ पे। और ये ऊपर जो है ये कब्र है बड़ी, और गालिब इम्कान है कि ये तातार खान जो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, ये शायद उसकी कब्र हो। अब तो देखें कब्र के अंदर से पूरे पूरे दरख्त बाहर निकले हुए थे जो कि काटे हैं इन्होंने, सारे कदीमा वालों ने, वो इस पे काम भी कर रहे हैं। और इन 3 कब्रों के पीछे ये एक मस्जिद है, वो मैं दिखाता हूँ दूसरी साइड पे जाके आपको। इन 3 कब्रों के साथ ये माई कमरू नामी एक मस्जिद है जो कि कमरू नामी एक हतून ने बनवाई थी। ये हतून हाथी खान की बीवी थी। हाथी खान का जिक्र पहले ही मैं व्लॉग में कर चुका हूँ। कहते हैं ये हतून ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत बहादुर भी थी और घोड़ों पे बैठ के जंग लड़ती थी। तो आए इस मस्जिद को अंदर से विज़िट करते हैं। ये देखें जी, वाह क्या ही बात है। ये ऊपर डेफिनेटली ये गुंबद था जो कि टूट गया है। ये ऊपर नीचे ताक बने हुए हैं छोटे बड़े, ये इसका कोना है। ये जिस दरवाज़े से मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ ऊपर से ये टूट गया है। और इसी तरह ये दरमियान वाला हिस्सा मस्जिद का, ये यहाँ पे ये देखें काम हो रहा है। ये मेहराब आपको नज़र आ रहा है, ये सामने बना हुआ। ऊपर गुंबद उसी तरीके से ताक भी बने हुए हैं। और मोस्टली जो फ़न तमीर था मस्जिदों का, मैंने अभी एक पिछले व्लॉग में रवात के किले में भी दिखाया। वहाँ पे भी जो मस्जिद बनी हुई थी वो भी इसी तर्ज़ तमीर पे थी कि 3 हिस्से थे, साइडों पे भी 2 गुंबद थे छोटे और दरमियान में बड़ा। तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो आसार करीमा की बड़ी मेहरबानी, बड़ा उनका शुक्रिया कि वो इस पे काम कर रहे हैं। अभी मैं इसको पीछे से जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसके इर्द गिर्द वाली जगह है, ये इसकी बरूनी दीवार बाउंड्री है और उसके पीछे ये पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं और ये मस्जिद की बरूनी दीवार है जी। अच्छा जी, मस्जिद दिखाने के बाद मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ इस मकबरे के पास। मुझे बताया गया है ये मुकर्रब खान का मकबरा है जिसका मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था, जो गखड़ू का आखिरी सुल्तान गुजरा है। तो उस मकबरे के अंदर चलते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ भी आसार कदीमा वाले पहुँचे हुए हैं और इसको रेनोवेट कर रहे हैं।
अब यहाँ से अंदर जाने का ये रास्ता है। ये बाहर एक छोटा सा कमरा है, उसके ऊपर किंगरे बने हुए हैं। यहाँ पे मेहराब नुमा दरवाज़ा है, इसमें से गुज़रते हैं। इधर भी जो मकामी लोग आए हुए हैं उन्होंने अपनी लिखाइयाँ की हुई हैं, इसके अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही मकबरे के अहाते में दाखिल होते हैं तो दोनों साइडों पे कब्रें बनी हुई हैं। ये कब्रें जो है वो उन फ़ौजियों की हैं जो ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ लड़ाई के अंदर जो है वो शहीद हो गए थे। इन कब्रों के साथ ही मकबरे की पिछली तरफ 2 कमरे बनाए गए थे जो कि मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन कमरों की दीवारें तो सलामत हैं लेकिन छत जो है वो वक़्त की नज़र हो चुके हैं। और एक कमरे में ये आप देख भी रहे हैं, एक बरगद का दरख्त बहुत बड़ा जो है वो फैल गया हुआ था, उसको काटा है सारे कदीमा वालों ने, लेकिन ये है कि ये तबाही दरख्त मचा चुका है कमरों की। इसके साथ अगर देखें तो ये बैरूनी दीवार है मकबरे की, और इसमें ये एक मेहराब भी बना नज़र आ रहा है। और इस मेहराब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मकबरा जो है सतह ज़मीन से काफ़ी गहरा था। तो अभी चलते हैं मकबरे के अंदर। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जब महाराजा गुलाब सिंह आया था जो सिखों का सुल्तान था, तो उसने मुकर्रब खान की जो लाश थी वो इस मकबरे से निकाल के तो किसी जगह पे फेंक दी थी, क्योंकि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि गखड़ों और सिखों की आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई और ये एक दूसरे के बहुत जानी दुश्मन भी थे। तो बस वो बदले की आग में या हसद की आग में ये हुक्मरान जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह के मामलात करते रहते हैं। लेकिन मकबरा अच्छी हालत में है जी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में है। ये रेनोवेट भी नहीं किया गया लेकिन अच्छी हालत में है। इसमें बड़े मेहराब हैं, बड़े मेहराबों के अंदर जो हैं वो तौत बने हुए हैं चिराग रखने वाले। ये डिज़ाइन बनाया गया ऊपर हर मेहराब के ऊपर, और ऊपर भी ये मेहराब है। अच्छा जी, इस तरीही मस्जिद के व्यू के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये सबसे लेंथी व्लॉग था जो मैंने आज तक चैनल पे अपलोड किया है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा अगले व्लॉग तक के लिए। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।